एक फिल्म आई थी जिसकी चर्चा हर ओर हुई। आखिरी में वो फिल्म एक सवाल छोड़कर गया कि फिर वो आएगा कब। फिल्म के शीर्षक रहा पीके, और फिल्म में कई बार एक स्लोगन जो गूंजते रहा, पीके हो क्या। और आखिरी वक्त तो उस गोले की याद कीजिए जिस गोले पर वो पीके जाना चाहता है, और जिस गोले पर जाने के लिए उसने तमाम रास्ते ढूंढे। उस फिल्म में तमाम वो रणनीति बनाई कि किस तरीके से उस गोले तक पहुंचना है, और आखिरी वक्त तक वो उस गोले पर पहुंच भी गया। लेकिन बिहार में चुनाव संपन्न हुआ है और नतीजे आए हैं। बिहार में भी एक पीके की चर्चा है। अब सवाल यह है कि पीके जाएंगे तो जाएंगे कहां। अब ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, पीके हैं क्या। अब पीके का मतलब है प्रशांत किशोर, बिहार की राजनीति में वो शख्स जिन्होंने एक नई व्यवस्था बनाने की बात की, तमाम कैंडिडेट उतारे, 243 सीटों पर चुनाव लड़ा। नतीजे जो आए उसमें नील बट्टा सन्नाटा उनकी पार्टी जनसुराज के पक्ष में आई। हमारे दोनों ओर इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट शशि शेखर हैं और दूसरी ओर ब्रजेश झा हैं। समझेंगे कि पीके रहेंगे, जाएंगे, क्या करेंगे, पीके अभी हैं क्या। फिल्म के जिस पीके की बात आप कर रहे हैं वो तो अपने मूल गोला पे लौट गया। हाँ। जहां से आया था वहां लौट गया। हाँ। उसकी सारी रणनीति भी अपने मूल गोला पर लौटने की थी। बिल्कुल। राजनीति के प्रशांत किशोर की पूरी स्ट्रैटेजी थी गोला बदलने की। हाँ। जो उनका मूल गोला था, रणनीति बनाओ, पैसा कमाओ, वहां से निकल करके मतलब दूसरों को सत्ता दिलाओ, और यहाँ उनकी रणनीति थी कि खुद सत्ता पाए। तो इनकी पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा इंटेंशन और जो बोलते हैं ना एकदम इरादा और नियत, वो दोनों बिल्कुल उस फिल्मी पीके से अलग था। वो बेचारा अपने मूल घर जाना चाहता था, ये अपना मूल काम छोड़ के दूसरे जगह जाना चाहता था। तो ये भी घर का ही कर रहे थे शशि जी, बिहार का। नहीं, मैं घर बिहार नहीं की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि एक स्ट्रैटेजिस्ट, हाँ, एक रणनीतिकार, एक डेटा एनालिस्ट, वो जो दूसरों को सत्ता दिलाता है और खुद सत्ता पाने की कोशिश में लग गया था। तो मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ, बिहार के संदर्भ में। ये ऐसा हुआ था एक बार जब इंदिरा गांधी के समय में बूथ कैप्चरिंग जब बिहार में शुरू हुआ बेगूसराय से। मैं कुछ लोग थे जो अब नहीं है इस दुनिया में, इसलिए नाम लेना ठीक नहीं होगा। उन्हीं लोगों ने बूथ कैप्चरिंग करना शुरू किया और कांग्रेस के लिए करना शुरू किया। और धीरे धीरे वो सिलसिला ऐसा निकला कि बाद में उन्हीं बूथ कैप्चरर्स को लगा कि हम इनके लिए जब बूथ कैप्चरिंग कर सकते हैं तो हम खुद भी नेता बन सकते हैं। और बाद में बिहार के पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन जो आप देखते हैं लेट 80s और 90s अर्ली, वहाँ से शुरू हुआ है। दिलीप सिंह की एंट्री से मतलब उसी से शुरू हुआ है, और वो इलाका वही था, उधर से ही बेगूसराय के तरफ से हुआ है। यही हाल स्ट्रैटेजिस्ट के साथ होता है और कई बार पत्रकारों के साथ भी होता है। एसपी सिंह, उदयन शर्मा, एमजे अकबर, माफ कीजिए एसपी सिंह कभी चुनाव नहीं लड़े, उदयन शर्मा, एमजे अकबर, संतोष भारतीय जैसे पुराने दिग्गज पत्रकारों को भी लगता था कभी कि हम जो है पूरी राजनीति बदल देंगे। वो आए राजनीति में, उसमें जीते, एमजे अकबर भी जीते, संतोष भारतीय भी एक बार जीते, उदयन शर्मा बड़े अच्छे पत्रकार थे, हार गए। लेकिन इन लोगों से कुछ हुआ नहीं, ये पुनः फिर पत्रकारिता में आ गए। तो क्या जो आप सवाल उठा रहे हैं कि पीके का क्या होगा, तो जो मैंने कहा कि वो गोला बदलने की कोशिश कर रहे थे कि आप स्ट्रैटेजी के गोला पे रहने वाले आदमी सत्ता के गोला में क्यों आना चाह रहे थे। ठीक है, आप आना चाह रहे थे, आपका डेमोक्रेटिक राइट है। हाँ। कोई उससे आपको रोकेगा नहीं। बिल्कुल। लेकिन अब तो आप असफल हो गए। हाँ। असफल क्यों हुए ये सारा बिहार जान रहा है, सारे पत्रकार जान रहे हैं कि आपकी छवि थी स्ट्रैटेजिस्ट की, डेटा एनालिस्ट की, उसमें बुरी तरह फेल हो गए। आप ना अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाए सिंस स्टार्टिंग। आप एक एक क्षेत्र से 6-6, 7-7 कैंडिडेट्स को पर्चा भरवा रहे थे उम्मीदवारी के लिए। उसी दिन से मैं या मेरे जैसे पत्रकार ये कह रहे हैं कि ये इनकी बड़ी रणनीतिक भूल है। और उनके समर्थक कह रहे थे नहीं, ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है
कि 6 लोग पार्टी का प्रचार कर रहा है, अभी तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन जिस दिन टिकट बटेगा और उसके बाद जब बाकी के 5 लोग होंगे वो क्या करेंगे, उसका जो खामियाजा होगा क्या वो प्रशांत किशोर उठा पाएंगे? इस पर आते हैं शशि जी, ब्रजेश जी से भी बात कर लीजिए। ब्रजेश जी, पीके से आपकी कई बार जब मुलाकात होती थी तो मैं देखता था बहुत अच्छा ताल्लुक, सवाल पूछते रहते थे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब आप बताइए कि करेंगे क्या प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत किशोर जो मेरी सोच अपनी है, हाँ। वो प्रशांत किशोर की सोच नहीं बता रहा हूँ। शायद प्रशांत किशोर 2029 और 30 की तैयारी में लगे हुए थे। ये इनका टेस्ट था, टेस्ट कर रहे थे अपने आप को, पार्टी बना करके राजनीति में हम सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन जो ये लहर चली, ये जो सुनामी आई थी एनडीए की, इसमें शायद इनके सोच को मजबूत किया या कमज़ोर किया हो तो पीके बताएंगे। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि उनके कार्यकर्ताओं में वह उत्साह होगा अब कि जिस तरह से जब वो आते थे तो लगता था कि सही में वो एक गेम चेंजर साबित होंगे। जितनी भीड़ होती थी, अब चाहे भीड़ जैसे भी हो, भीड़ होती थी, लगता था गेम चेंजर होंगे। और कुछ जैसे एक बार रामविलास पासवान बोलते थे कि सत्ता की चाबी मेरे पास रहेगी, है, तो वैसे ही इनके पास भी सत्ता की चाबी हो सकती है 2025 में। लेकिन जिस तरह सबसे अधिक अगर जमानत जब्त हुआ है तो इन्हीं के कैंडिडेट का हुआ है। बिल्कुल। और लगभग कैंडिडेट्स का जमानत जब्त हुआ, जमानत को छोड़ दी जाए। हाँ, कुछ को छोड़ दिया जाए तो यहाँ तक कि यहाँ इस पूर्वी चंपारण जिले का अगर बात कर लें तो एक सीट सुगौली है जहाँ पे मैदान खुला था, एक तरह से सीधा फाइट था इनमें और रालोसपा थी, क्या एलजेपीआर में सीधा फाइट था। वहाँ भी उनके कैंडिडेट को उस तरह का वोट नहीं मिल पाया जिस तरह का लोगों ने आशा किया था। लोग एक बार आए भी, वो यहाँ रोड शो भी किए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। सीधा एक तरफा जीत एलजेपीआर को मिला। तो ये कह सकते हैं कि लोगों के मन में इंटरनेट मीडिया या सोशल मीडिया या इस सब के माध्यम से आप भले चर्चा में आ गए हों, लेकिन अभी भी लोगों के दिल में अभी वो जगह नहीं बना पाए हैं एक नेता के रूप में, एक आने वाले एक जो राजनीति में कुछ बदलाव कर सके। लेकिन ब्रजेश भाई इसमें एक सवाल ये होता है कि कल भी उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती, उनका बयान आया, मैंने भी सुना, और ये लोग क्लियरली ये कह रहे हैं कि जनता नहीं समझ पाई हमारी बात। हाँ। भाई, आप जनता को अपनी बात समझा नहीं पाए या जनता आपकी बात समझ नहीं पाई, दोनों में बड़ा अंतर है। क्या जनता मूर्ख है? हाँ। आप जनता को मूर्ख मान रहे हैं? हाँ। ये बात सही बोल रहा है। ये बड़ी अच्छी चीज है, आपने कहा भी, और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर बिहार की जनता नहीं समझ पाई तो प्रशांत किशोर का 3 सालों का जो स्ट्रेटजी रहा पूरे बिहार का को लेकर जो रोड मैप रहा वो फेल हो गया, सीधे फेल है। हाँ। इसका मतलब आप एकदम जो आपके दावे आज तक थे कि हमने प्रधानमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बनाया, हाँ। ये सारे गलत है। हाँ, तो इन तमाम दावों एक चीज कहेंगे कि मेरे हिसाब से वो सीधा अब तक तो डाटा से खेलते रहे, और दूसरी बात ये जो पदयात्रा शुरू करने के पहले, जो पार्टी बनाने के पहले पदयात्रा शुरू किया, और उसके पहले वो जो है जगह जगह गए, प्रत्येक कई जिला में गए, वहाँ के मीडिया से मिले, कुछ वहाँ के प्रभुत्व वाले लोग हैं, प्रभावी लोग हैं, उन लोगों से मिले, अपने पार्टी से जोड़े और उन लोगों के साथ मिल करके मीडिया के साथ कुछ चर्चा की, कुछ सेमिनार किया, कुछ जैसे भी हो। लेकिन जब वो पदयात्रा निकाल रहे थे, वो भी खुद बिहार के हैं, जबकि पदयात्रा निकाल रहे थे, तो उस समय खुद को आम आदमी से जोड़ नहीं पा रहे थे। भले वो भीड़ हो, लोगों की भीड़ हो, लोग कुछ उनके समर्थक जो हैं उत्साही हों, लेकिन अपने आप को लोगों से, लेकिन ब्रजेश भाई इसमें नहीं पा रहे थे। इसमें आप एक पॉइंट पे ध्यान देंगे कि आप जो कह रहे हैं कि जोड़ नहीं पा रहे थे, मुझे लगता है जोड़ पा रहे थे। लोग उनकी बात को सुन रहे थे, समझ भी रहे थे, और ये कह रहे थे कि बात अच्छा कर रहा था। हाँ। लेकिन दिक्कत कहाँ से आनी शुरू हुई? मुझे जो लगता है कि दिक्कत, आप गौर करें कि पहला लिस्ट जब उन्होंने जारी किया
बहुत अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा, अच्छे कैंडिडेट्स रहे। मतलब पोस्टर वाइज जो उनके थे उन लोगों के नाम पहले लिस्ट में आ गए थे तकरीबन। दूसरा लिस्ट जब उन्होंने जारी किया तो थोड़ा बवाल हुआ। इसके बाद कोई दूसरे लिस्ट तक मात्र 122-23 सीटें ही वो घोषित कर पाए थे। 100 और 100 सीट तब भी बचा हुआ था। उसके बाद इन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट घोषित नहीं किया है। पता चला कि आप रात में लोगों को फोन करके बुला रहे हैं, उसको सिंबल दे रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल जहाँ हम लोग बैठे हैं मोतिहारी विधानसभा, यहाँ से 7 या 8 आपने उम्मीदवारों से पर्चे भरवाए थे जिसमें तकरीबन सभी जातियों के लोग थे। बिल्कुल। और आपको उसमें एक भी उम्मीदवार अच्छा नहीं लगा जो पिछले 1 साल से अपना पैसा खर्चा करके आपके पार्टी का, आपके सिंबल का, आपके आइडियोलॉजी का प्रचार कर रहा है। मुझे लगता है सेकेंड लिस्ट के बाद से ही प्रशांत किशोर की नीति और नियत एक्सपोज होनी शुरू हो गई। एक चीज और, वो तो खैर हुई, आप एक चीज और देखे होइएगा, जो यहाँ आए थे यहाँ पर अल्पसंख्यकों का जो प्रेक्षागृह में किया था, तो हम दोनों आदमी में बातें आपस में एक दूसरे की बातें हुई थी, तो वो जाति की बात पहले नहीं करते थे, जाति की बात पहले नहीं करते थे, लेकिन उसमें उन्होंने अल्पसंख्यक और अन्य जो दलित या अन्य माइनॉरिटीज की बात की, उन्होंने मुसलमानों की बात की क्लियरली। हाँ, वो रैली भी, मतलब वो जो गोष्ठी थी वो वही थी। हाँ, तो माइनॉरिटी की जो बात की, तो इसका मतलब कि आप भी तो वही जो पुराने ढर्रे के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो राजनीति करते हैं, उसमें रास्ते पर पूरे 1 घंटे बैठ के मैंने उस पूरे भाषण को सुना। उसमें सिर्फ उन्होंने ये कहा कि आप 30 साल से लालटेन का दिया जला रहे हैं, ठीक है, लालटेन की बत्ती जला रहे हैं, आप वो छोड़ दीजिए और मेरे साथ आ जाइए। तो 20% आप और 40% नॉन बीजेपी हिंदू वोटर 60% मिल जाएंगे तो आरएसएस और भाजपा को हरा देंगे। यही सिर्फ था। लेकिन क्यों आइए आप मेरे साथ? हाँ, इसका कोई उनका जवाब नहीं। केवल वो अभी तो भाजपा का ही डर दिखा रहे थे। मुस्लिम बहुल इलाकों की अगर बात भय दिखा रहे थे भाजपा मैं नतीजे पर रहा था। सरफराज को इन्होंने चुनाव लड़ा है, सीमांचल के गांधी कहे जाने वाले तस्लीमुद्दीन के लड़के हैं। ठीक उनके छोटे भाई शहनवाज आरजेडी से लड़ रहे थे और ये चुनाव लड़े सरफराज जनसुराज के टिकट पर। मुस्लिम के बहुत बड़े चेहरे आप उन्हें कह सकते हैं सीमांचल में, और उन्हें भी वोट ट्रांसफर नहीं हो सका। अगर मैं एक सीट काउंट करके चलूं प्रशांत किशोर के पक्ष में, और जो आपने कहा माइनॉरिटीज के लिए जो प्रशांत किशोर ने अपने स्पीच में इस्तेमाल किए शब्दों का, तो ये मुझे लग रहा था कि सीमांचल से तो एक सीट मिल जानी चाहिए, लेकिन वो सीटें नहीं मिली। मैं इससे भी बड़ा सवाल आप दोनों लोगों से लेना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सी चीजें पारदर्शी है। शशि जी, तकरीबन बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा जिस दल ने बिहार चुनाव में खर्च किए डिजिटली संसाधनों के माध्यम से, उसमें जनसुराज दूसरे नंबर पर है बीजेपी के बाद। वो पैसे पानी की तरह बहाए गए, लेकिन सरकार जब बनाने की बारी आई तमाम दावों की हकीकत क्या थे नतीजों के साथ सुलझा। क्या बिहार की जनता डिजिटल माध्यमों से दूर जमीनी बात समझना पसंद करती है और प्रशांत किशोर को नहीं समझ पाई? शशि जी, एक बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि हिस्ट्री के हर दौर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टियां करती रही हैं। हाँ। और इसको मैंने हिटलर से शुरू किया था। गांधी जी के समय भी रेडियो का ज़बरदस्त इस्तेमाल उन्होंने, गांधी जी ने किया। अखबार का खुद कई अखबार निकाले, उसके संपादक बने, और कहा जाता है कि हिटलर ने अपने चुनावी भाषण को रेडियो पे खूब सुनवाया। तो हर दौर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। हिंदुस्तान में हम लोगों ने इसको देखा है आपको अन्ना आंदोलन के समय से, और खासकर अरविंद केजरीवाल और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं तब। लेकिन ये सब्सिडियरी है, ये सहायक है, ये आपके विचार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। ये नो डाउट हम लोग गांव-गांव तक गए, इसी चंपारण के कई गांवों तक गए, तो लोग वहां पर प्रशांत किशोर का रील देख रहे हैं,
वोट देने को तैयार नहीं। उनको पता है कि प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम 20 एक गारंटी कार्ड बनी 20,000 रुपये की, हम पलायन रोक देंगे, शिक्षा देंगे, 4 लाख रुपए का ऋण देंगे, 5 चीज जो उन्होंने कहा था। लेकिन अच्छा, वो कहने के आधार पर ही अगर सिर्फ वोटिंग हो तो फिर तो तेजस्वी यादव को 100 सीटें आनी चाहिए थी। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने तो हर घर को सरकारी नौकरी की बात कही थी। तो इसका अर्थ है कि डिजिटल मीडिया या मीडिया एक माध्यम है बस अपने बात को लोगों तक पहुंचाने का। वो अभी अमेरिका नहीं बन पाया है, हिंदुस्तान या बिहार, कि जहां पूरा का पूरा इलेक्शन जो है टीवी डिबेट में फाइनल हो जाए। बिल्कुल, वो बस लोगों तक मैसेज पहुंचाएगा, लेकिन लोग जो जज करेंगे वोट देने से पहले कि वोट किसको देना है, वो अपने कॉन्शस और सब कॉन्शस माइंड से करेंगे। और ये बिहार की जनता है। और ये बिहार की जनता है। हाँ। जिसको मैं मानता हूँ बिहारी, मतलब जब कोई कहता है कि बिहार के या कहीं का भी मतदाता बिक जाता है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए होंगे मतदाता को। मोतिहारी में भी दिए होंगे और भी जगह दिए होंगे। क्या हुआ? ठीक है, अगला सवाल इनसे फिर उन्हीं सवाल का जवाब आपसे लेंगे। प्रशांत किशोर अब क्या करेंगे, क्या लग रहा है आपको? जिद्दी किस्म के लोग हैं, इस बात को मैं भी समझता हूँ प्रशांत किशोर के बारे में। करेंगे क्या? देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा कि कभी कभी एक सेकंड रुक कर अपने दर्शकों को ये बता भी दे। प्रशांत किशोर बड़ी जानकारी आज देने वाले थे, प्रेस वार्ता करने वाले थे, लेकिन उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। आने वाले वक्त के लिए रणनीति बना रहे होंगे, इसलिए हम 2 सीनियर जर्नलिस्ट से समझ लेते हैं कि रणनीति क्या हो सकती है। देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड उनसे इस मुद्दे पर वैसे बातें नहीं हुई है, लेकिन उनके काफ़ी करीबियों से बात हुई है। तो मैंने एक बार पूछा था कि मैंने ही कहा था उनसे कि ये चुनाव लड़ रहे हैं, एक क्या जीतने के लिए लड़ रहे हैं या 2029 या 30 की रणनीति है, कि अपने आप को देख रहे हैं, अपनी ताकत देख रहे हैं कि जनता हम के बीच में हम मतलब कितनी पैक्ट हो चुकी है हमारी मेरी, और हमारी पार्टी किस लेवल पर अभी तक पहुंची है, कितना वोट कलेक्ट कर सकती है, उसी लेवल पे फिर आप रणनीति बनाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये इनका टेस्ट था अपने आप को। बाई इलेक्शन बाई इलेक्शन में जो हुआ, बाई इलेक्शन में जो हुआ तो वो व्यापक रूप से नहीं था, ये तो पूरे बिहार के रूप में था। और दूसरी बात कि इनका मनोबल बाई इलेक्शन में इसलिए बढ़ गया था। आपको याद है कि इसी चंपारण में जो विधान पार्षद का चुनाव हो रहा था, शिक्षक उसमें वो जीते थे। उसमें उन्होंने समर्थन किया था अफाक छपरा, जो इस छपरे में सारण में ही आता है, चंपारण भी, तो अफाक खान का जीते थे, अफाक अहमद चुनाव जीते थे। तो उसमें इन्होंने उनका वो तो खैर शुरू से लगे हुए थे ये अपने चुनाव की रणनीति में। बाद में अब जिस कारण से भी उन्होंने उन्हीं का सपोर्ट किया, अफाक अहमद का सपोर्ट किया, और वो जीत गए। सुनिए, जीत गए थे। इनका कुछ मनोबल बड़ा कार्यकर्ताओं का हमने देखा था, यहाँ के लोगों का भी देखा था। कार्यकर्ताओं के बीच यह चर्चा हुई थी कि आने वाले समय में गेम चेंजर होंगे राजनीति में, बिहार की राजनीति में। मनोबल बड़ा, 5 सीट पे उतार दिया इन्होंने। लेकिन रियल में पूछते हैं अगर हमसे, मेरी अपनी सोच जो है, उनको उस समय उतारना नहीं चाहिए था। 5 सीट, 4 विधानसभा उपचुनाव, 4 उपचुनाव में अपने आप को उतारना, अपने कैंडिडेट को चारों में लड़ाया था। इमामगंज में सबसे अधिक वोट आए थे। दूसरे नंबर पर जो कैंडिडेट थे इनके बेलागंज में थे, जिन्होंने जेडीयू से जनसुराज ज्वाइन किया था, उन्हें टिकट दिया था, कैंडिडेट चेंज हुआ था। तरारी में इनके कैंडिडेट बहुत कम वोट ला पाए। रामगढ़ में इनके कैंडिडेट बहुत बुरे हालत में हारे जी। तो खैर उन्होंने क्या सोच करके टिकट दिया, बावजूद उसके उस चुनाव के बाद से राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें हो रही थी, उनमें वो लोग कह रहे थे कि ये 25 में कुछ खास नहीं कर पाएंगे। बावजूद इसके उन लोगों के अंदर थी खौफ था, लेकिन फिर भी पूछने पर, ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड बोलने पर वो कह रहे थे कि उपचुनाव ही बता दिया कि क्या कर पाएंगे। 25 में चुनाव हुआ, जो रिजल्ट आया सबके सामने है। लेकिन मुझे लगता है कि अब 29 की तैयारी में अभी से लग जाएंगे। ठीक है। और 30 में भी और 29 में भी ये फिर एक बार आएंगे। ठीक है। प्रशांत किशोर को आप भी बहुत जाने होंगे, बहुत सारे कार्यक्रमों में आपने उनको सुना भी होगा। मुझे तो नहीं लगता है कि इतना जल्द वो गोला बदलेंगे,
लेकिन आपको क्या लगता है, ये बता दीजिए, आखिरी सवाल है, दर्शक को सीधे अब समझना है। देखिए, दर्शक को सीधे समझना है तो राजनेताओं के लिए एक बड़ा शेर है माकूल कि हर बात पे कहते हो कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। तो गोला कहाँ बदलेंगे। जब आप राजनीति में आए हैं तो राजनीति करेंगे। अब कल तक आप दूसरे के लिए रणनीति बनाते थे, इस बार आपने अपने लिए रणनीति बनाई। एक सेकंड, रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर फेल हुए बिहार में? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो बिहार में नहीं, मैं उनको कहीं से कोई स्ट्रैटेजिस्ट मानता ही नहीं शुरू से। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि 2014 में मैंने मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया, तो प्रकाश जी मैं तो कहूँगा कि आप उस जगह पे होते तो आप बना देते मोदी जी को प्रधानमंत्री। उस समय लहर था। आप 2020 में दिल्ली जाते तो आप आराम से केजरीवाल को बना देते, आप जगनमोहन रेड्डी को आप बना देते। पंजाब में फेल क्यों हुए? नहीं, पंजाब में नहीं, पंजाब में कि मैंने इनकार कर दिया। पंजाब में कहते हैं कि इनकार कांग्रेस के लिए, पंजाब में अमरिंदर सिंह अपनी बदौलत जीते हैं। आपने कुछ प्रोग्राम डिजाइन कर दिया, कॉफी पे चर्चा, खाट पे चर्चा, फलना चर्चा। आपको मैं स्ट्रेटजिस्ट और डेटा एनालिस्ट तब मानता जब यूपी में आपने 2 लड़कों का साथ लिया था और उनको बुरी तरह हरा दिया। हाँ, तो ये हिंदुस्तान में एक नई तरह की चालाकी, और इसको मैं कहूँगा चालाकी भी नहीं, मतलब इसको क्या कहूँ मैं, एक राजनीतिक सातिरपना चीज लेकर के आना कि देखो मेरे पास डेटा है, ये है, वो है, मैं आपको जिता दूंगा, आप ये सब छोड़ो, क्या कर रहे हो। राजनीतिक दल भी उसको फंस गए। भाई इतना ही डेटा आपके पास था तो आपको तो हर एक गली में आपके कितने वोटर है पता होना चाहिए था। डेटा के आधार पर अगर जीता जाता, डेटा के आधार पर जीता जाता, एक बात मान लीजिए, हर एक उन्हीं के स्ट्रेटजी पे हर एक राजनीतिक दल जो बीजेपी को अगर छोड़ दें तो डेटा पर मैंने देखा है, यहाँ भी देखा है कि जो क्षेत्रीय दल हैं बिहार के, उन लोगों ने डेटा पर भी काम किया है। बिल्कुल, डेटा पर पूरा काम किया है। अगर जितना होता तो राजद ने भी डेटा पे बहुत खर्च भी किया है और काम भी किया है बहुत ज्यादा, तो वो 25 सीट पर नहीं सिमट जाता। नहीं, मुझे ये बताइए 2015 में सिमट नहीं जाता। नीतीश और लालू की जोड़ी थी, अपराजय जोड़ी। इसमें आपने कहा, आपने 10 गारंटी, सॉरी 7 निश्चय जैसा एक बना के दे दिया, जो मुझे लगता है कि आप भी बहुत आसानी से घर में बैठ के कंप्यूटर पर बना सकते हैं। 7 निश्चय पर वोट नहीं पड़ा बिहार में, मैं वही कह रहा हूँ। वो सिंगल बयान था भागवत जी का, आरक्षण की समीक्षा हो, जिसको लेकर लालू यादव ने पूरे बिहार को, और इसमें किसी डेटा की जरूरत नहीं। लालू यादव इस चीज के लिए जाने जाते हैं, समय के साथ किस तरीके से नेताओं के बयान को। अब आप कहें कि अब आप क्रेडिट ले कि नहीं वो चुनाव तो हमने ही जिता दिया था नीतीश कुमार को, तो भाई लोग मानेंगे, मैं तो नहीं मानूंगा। मैं तब मानता कि आप अपने ही चुनाव के लिए आप 5-10 सीटें निकाल कर आते। क्या जरूरत थी 243 पर लड़ने की, 50 सीट पर लड़ते। 10-20 वो बात छोड़ दीजिए, एक सुगौली सीट खुला मैदान था, वो भी निकाल कर दिखा देते। नहीं, आप रितेश रंजन को दिए ना करगहर, अपना होम टाउन, नहीं जीत पाए। 15,000 वोट ला सके तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको स्ट्रेटजिस्ट, आखिर देखिए, ये मैं मानता हूँ कि कोई एक बार चूक गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा चूकेगा, लेकिन ये भी बात तय है कि चूचू के मुरब्बा को चाशनी में लपेट कर जो आप पेश करते हैं और जनता को भरमाते हैं कि हम जिता देते हैं। देखिए, इससे लोकतंत्र को बड़ा नुकसान हुआ है, आप इसको समझिए। 2014 से डेटा वाले खेल, ये डेमोक्रेसी को आपने डेटाक्रेसी बना दिया है, पीपुल्स पार्टिसिपेशन खत्म कर दिया है, और यहाँ अब मनी तंत्र चल रहा है। वो डेटा के कारण। तो आखिर ऐसा इसमें कुछ दम था, तो आप तो इसका मास्टर थे ना। तो बिहार फेल अब रहेंगे, बिहार में आप लोग जाएंगे कहाँ रहेंगे। अगर ये जाएंगे तो दोबारा आ पाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो बहरहाल चुनाव के नतीजे आ गए हैं और उन नतीजों ने ये साबित किया कि देश में अपने आप को एक कथित बड़े राजनीतिक
रणनीतिकार के रूप में पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर बिहार में फेल हो चुके हैं। इस तरीके से फेल हुए हैं फेल से ज्यादा मैं कहूंगा आप कहिए एक्सपोज हो चुके हैं। नहीं, एक्सपोज तो आपका शब्द है। हाँ। और आप बता रहे हैं मतलब वो एक स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे एक्सपोज हो चुके हैं। राजनीतिक रूप से मैं उन्हें फेल्यूर मानता हूं इस बिहार के चुनाव में, क्योंकि ये बिहार की जनता है, सब जानती है अपने मत का इस्तेमाल करने से पहले। बहरहाल देखना ये होगा कि इस पूरी चर्चा की जो शुरुआत जिस डायलॉग जिस फिल्म के किस्सों से हुई, उस गोले पर आखिरकार जाने की रास्ते किधर से होंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।